श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन महिला आरक्षण के जुड़े 3 बिलों पर बहस जारी रहने वाली है। वहीं कल यानी कि बीते दिन महिला आरक्षण बिल सरकार की तरफ से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। इसके बाद दोनों तरफ से यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जोरदार बहस देखने को मिली थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बिल को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। विपक्ष के आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि यहां तक कह दिया कि सरकार को बिल पास कराने का क्रेडिट नहीं चाहिए और विपक्ष चाहे तो खुद बिल पास कराने का क्रेडिट ले ले। लेकिन इस सबके बीच में देश की महिलाओं से अन्याय ना होने दे, ये भी बात कही गई। इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। खबर ये कि आज लोकसभा में विपक्ष की रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष के चेंबर में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी विपक्षी पार्टी के नेता शामिल होंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये कि लोकसभा में आज खुद नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी मोर्चा संभाल सकते हैं, केंद्र सरकार पर सियासी हमला कर सकते हैं। कल प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था, आज राहुल गांधी खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये बात कहते हुए नजर आए कि महिलाओं के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए और इस पूरी बात का अगर क्रेडिट लेने की ही बात कही जा रही है तो विपक्ष इसका ब्लैंक चेक अपने पास में रख सकता है। तो लोकसभा में राहुल गांधी बोल सकते हैं। आज 4 बजे वोटिंग इस पर होनी है। महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर आज राहुल गांधी सरकार पर हमलावर नजर आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि 2023 में संसद से पास महिला आरक्षण बिल को करीबन 3 साल के बाद में लागू किया गया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन कल जारी किया। देर रात तक बहस सदन के अंदर चलती रही। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। और जानकारी ये भी है कि इसी को लेकर कई सारे सवाल भी विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। इसी महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं की 33% जो आरक्षण की व्यवस्था है वो बनाई गई है। सितंबर 2023 में संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज भी इस पर चर्चा जारी रहने वाली है। शब्दों का चयन जाने कहां से क्या इतिहास बनने जा रहा है भाई। इतिहास तो पहले ही बन चुका था। ये कानून पास हो चुका है कि नहीं हो चुका है सर्वसम्मत से, तब इतिहास नहीं बना था। उस इतिहास को मिटाने का काम क्यों कर रहे हैं ये लोग। सरकार से ज्यादा अनएथिकल और बेईमान कोई सरकार हो ही नहीं सकती है। जिस पर चर्चा चल रही हो उस दौरान आप नोटिफिकेशन करें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कभी भी, और सो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। वी आर असेम्ड ऑफ इट। क्या जरूरत थी इसको लाने की? आप उसी को लागू क्यों नहीं करते? हमने तो उसी समय कहा था इसे 2024 से लागू कर दो। नहीं, इसके पीछे डिलिमिटेशन, परसिमन, न करना पड़े जातिगत आरक्षण, न करना पड़े आपको परसिमन नई जनगणना पर, तो टाला कैसे जाए, धोखा कैसे दिया जाए महिलाओं को, ये रास्ता। और हम महिलाओं को धोखा नहीं देने देंगे। मोदी जी, आरक्षण लागू करना है, अभी आज की तारीख से लागू करिए। 2023 में हमने पारित कर दिया है। मौजूदा लोकसभा में जितनी शक्ति है इसी पे लागू करिए ना। नियत तो साफ हो आपकी। डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है आरक्षण के लिए। सबने कहा है कि महिला आरक्षण 2023 में मंजूर हो गया है, आप लागू करिए। और धमकियां मत दीजिए कि अगर आप नहीं सपोर्ट किया तो आपको राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह। ये धमकियां क्यों दे रहे हो? हम देख लेंगे ना किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है। देखिए, आप लोग जब चुनाव आते हैं तो महिलाओं के खाते में जो पैसा डालते हो ना जी, वोट खरीदने के लिए, वो बंद कर दीजिए। फिर आपको पता चलेगा महिला किसके साथ है, तब पता चलेगा आपको। बिहार के चुनाव से पहले 10-10 हजार डालेंगे महिलाओं के खाते में। महाराष्ट्र में चुनाव आते हैं तो लाडली बहन के नाम पर और कुछ पैसा डाल देंगे, फिर और किसी राज्य में डालेंगे। ये बंद कर दो, फिर पता चलेगा मोदी जी को। और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 3 साल बाद सरकार ने क्यों जारी और महिला आरक्षण बिल को अब क्यों नोटिफाई किया है। ऐसे में जानकारी ये है कि सितंबर 2023 में संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था। तो चलिए इसके बारे में आपको बताएं कि क्यों अब अधिसूचना जारी हुई है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई है जो कि 16 अप्रैल से लागू है। नारी शक्ति वंदन
बंधन अधिनियम में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है। इसी के साथ में अधिसूचना जारी करना एक प्रक्रिया का तकनीकी कदम होता है, इसलिए इसको जारी किया गया है। इसको इस तरह से समझिए कि 2023 के कानून में वर्तमान जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलना है, परिसीमन भी होना है, लेकिन ये तकनीकी पहलू है इसका कि सरकार 2023 के कानून में संशोधन प्रस्ताव लेकर आई है। वही साल 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रस्ताव दिया गया। बिना नोटिफिकेशन के कानून में संशोधन संभव नहीं है, इसलिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यूं समझिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कानून है वो तो पारित हो चुका है 2023 में, लेकिन उसको लागू कराने की जो प्रक्रिया है उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये संशोधन किया जाए और उसी को लेकर के ये 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। और देखिए इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में हमारे सहयोगी रंजीता संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ गए, रविकांत भी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ गए। सबसे पहले रंजीता का रुख कर लेते हैं। रंजीता, आज क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो हो रही है? ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी बयान दे सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए महिला आरक्षण जो संशोधन बिल है कल पेश किया गया लोकसभा में और 12 घंटे का समय निर्धारित किया गया, जिसमें तमाम जो स्पीकर थे सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, अलग अलग पार्टियों के जो स्पीकर हैं उन्होंने अपनी बात रखी और जो अलग अलग पार्टियों ने अपनी बात रखी उससे ये साफ हो गया कि आज जब वोटिंग 4 बजे की जाएगी तो किस तरह की तस्वीर होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष कहती है चुनाव को देखकर ये संशोधन लाया गया है, अगर महिलाओं को आपको आरक्षण देना है तो 543 जो सीटें हैं उनमें आप 33% आरक्षण कर दीजिए, परिसीमन से जोड़कर इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है बीजेपी। कल प्रियंका गांधी जमकर सत्ता पक्ष या ये कह सकते हैं बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो चालबाजियां वो कर रहे हैं, जिस तरह से इस पूरे बिल को 3 बिलों के साथ जोड़ा गया है, चाहे परिसीमन के साथ कहा जाए या परिसीमन आयोग में जिस तरह से जो फैसले लिए जाएंगे परिसीमन आयोग की तरफ से जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है और यही वजह है कि आज की स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण है। अभी कुछ देर पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है उनके कार्यालय में, संसद में जो कार्यालय है उसमें फ्लोर लीडर की मीटिंग बुलाई गई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि 4 नेताओं को, जिसमें केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, माफ कीजिएगा केसी वेणुगोपाल और इसके अलावा मणिकम टैगोर और काकोली घोष, इन लोगों को नियुक्त किया गया है ताकि नंबर जो है वोटिंग के वक्त विपक्ष, क्योंकि एनडीए के लिए चैलेंजिंग इस बात का है, सामान्य विधेयक होता तो नंबर उनके पास जो संख्या है पर्याप्त है, लेकिन बात संविधान संशोधन की है, ऐसे में उन्हें जरूरत ज्यादा सांसदों की है और विपक्ष के बिना सहयोग के उनके लिए ये मुश्किल है। खास मेहमान जुड़े हुए राखी राठौर प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ी हुई है। राखी जी स्वागत है आपका। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई है। अंबर जी स्वागत है। आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी है, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर निम्मी रस्तोगी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए पूरी नारी शक्ति नजर आ रही है टेलीविजन स्क्रीन पर, सिवाय रविकांत के, लेकिन रविकांत इसलिए क्योंकि हमें भाई पुरुषों का सहयोग भी चाहिए, बिना पुरुषों के सहयोग के हम अपने अधिकार पर आगे नहीं बढ़ सकते। रविकांत, कल जबरदस्त गर्मा गर्मी सदन के अंदर देखी गई, आज भी आसार उस तरीके के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो खुद यहाँ तक कह दिया भाई अगर आपको क्रेडिट की चिंता है तो क्रेडिट ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए क्रेडिट, लेकिन नारियों को उनका अधिकार दिलाइए। इसके बाद अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो आपके मन में डर है साउथ वर्सेस नॉर्थ का, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, हर राज्य को समान अधिकार मिलेंगे। ऐसे में देखना होगा सदन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी विपक्ष की होती है। रविकांत, देखिए श्वेता, 3 बातों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता जो है वो विपक्ष की तरफ से जताई गई थी कि जो साउथ के स्टेट हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा में घट जाएगा। उसको सिलसिलेवार तरीके से क्लैरिफाई किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कि किसी भी राज्य का कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकसभा में नहीं घटेगा बल्कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर देर रात 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, इसके पीछे विपक्ष को ये तर्क समझ में आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आप जो बिल पास हुआ था पहले उसको कल देर रात तक आपने क्यों नोटिफाई किया। उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं कि आपने इससे पहले भी नोटिफाई कर सकते थे, लेकिन कल देर रात नोटिफाई करने की वजह क्या है? क्या सरकार को इस बात की चिंता सता रही है कि जो मौजूदा बिल वो अमेंडमेंट करके लेकर आई है उसमें अभी तक की जो बातचीत रही है, कल मैं 1 बजे रात तक मैंने हाउस की प्रोसीडिंग को देखा, जो विपक्ष के जो पार्टियां हैं वो सरकार के संपर्क में हैं, लेकिन वो इस बिल पर सरकार का साथ देंगी या नहीं देंगी इसको लेकर
कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जो पहला बिल था वो एग्जिस्टेंस में रहे, जो उसमें अमेंडमेंट किए गए थे कि पहले जनगणना होगी उसके बाद जो है डिलिमिटेशन होगा, ऐसे में वो 2034 तक जाएगा। क्या वो एग्जिस्ट करता है? उसको बनाए रखने के लिए सरकार ने एक हिंट दिया है कि अभी भी वक्त है, आप इस बिल पर सपोर्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण का प्रावधान। इसका समर्थन नहीं किया। बने रहेगा रविकांत, आपके पास आते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी भी आपको बता दें। बीते दिन लोकसभा में दक्षिणी राज्यों के कई सारे राजनीतिक दलों के सांसद विरोध के रूप में काले कपड़े पहनकर सदन में आते हुए नजर आए थे, और इसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। काले कपड़ों को लेकर पीएम मोदी ने भी तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएम के सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि शुभ काम में नजर ना लग जाए, और इसीलिए काला टीका लगाया जाता है। इसका जवाब प्रियंका गांधी ने भी चुटकी लेते हुए दिया। मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहां जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। और प्रियंका गांधी यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर अमित शाह को भी घेरा। उन्होंने कहा कि ये बहस महिला आरक्षण से ज्यादा राजनीतिक चालाकी पर है। अमित शाह पर तंज कसते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि आज अगर चाणक्य होते तो वो भी चौंक जाते। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को, लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग। और राखी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ी हुई। राखी जी, प्रियंका गांधी समेत कई सारे विपक्ष के सांसद रहे, नेता रहे, जिनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, खामियां गिनाई जा रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया को कितना समय लगेगा और जो डेडलाइन तय की गई है क्या वाकई में इसको लागू किया जा पाएगा उस डेडलाइन के अंदर? राखी जी, 2011 की जनगणना के हिसाब से ही इसे लागू किया जाना है और ऐसे में विपक्ष का सवाल यह है कि आप अगली जनगणना के लिए आखिरकार क्यों नहीं रुक रहे? राखी जी का हम रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर निमि रस्तोगी, मैं आपके पास आते हुए पूछूंगी, विपक्ष के कई सारे सवाल हैं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई चुनाव के दरमियान आप क्यों बुला रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, देश तो हमेशा चुनावी मोड में रहता है, अगले साल फिर से चुनाव होने हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि बहुत जरूरी कोई चीज हो जिसके लिए लंबा इंतजार ऑलरेडी बहुत हो चुका हो, उसके लिए हर दल को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सहयोग में आना चाहिए?
श्वेता, इससे पहले मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी एक प्रोग्रेसिव विचारधारा वाली पार्टी है और पूरी तरह से इस बिल का समर्थन करती है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो जानने का हमें अधिकार है, क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो डिटेलिंग है उसके पीछे छुपकर आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, क्योंकि हम एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कगार पे खड़े हैं। अगर इसमें स्ट्रक्चरल फ्लॉ आ जाएगी तो ये जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस सफर करेगी। तो हमारा ये कहना है कि क्लैरिटी रखिए। आपने 2023 में किया, आप 2023 में इसको इम्प्लीमेंट कर देते, अब आप 2029 या 2034 की बात कर रहे हैं। एक तो वो बहुत देर हो जाएगी और दूसरा उसमें आपने परिसीमन से जो जोड़ा है उसमें लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी, उसमें आप अपनी राजनीतिक फायदा भी ढूंढेंगे और विपक्ष को बुरी लाइट में, बैड लाइट में रिफ्लेक्ट करेंगे। ये हमें मंजूर नहीं है। हम इसके वो कहते रहे हैं कि भाई हम अखबार में इश्तिहार छपवा देंगे कि इसका पूरा क्रेडिट विपक्ष को जाता है। और मुझे एक बात बता दीजिए, बहुत सिंपल सी, 10 लाख की आबादी पर पहले की जनगणना है उसमें एक सांसद है, अब 25 लाख की आबादी हो गई, अभी भी 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है, 2.5 गुना आबादी बढ़ चुकी है। आप चाहते हैं कि 543 सीटों में से ही 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। साक्षी, प्रिसाइजली मैं भी यही कह रही हूँ कि 2011 के बाद 25 करोड़ हिंदुस्तानी ऐड हो चुके हैं हमारी जनसंख्या में। तो आप अगर कभी कहते हैं कि हम 2034 के बाद करेंगे, कभी कहते हैं कि हम 2011 से रेफरेंस लेंगे, तो ये जो एम्बिग्यूटी है जी, ठीक है, पीछे आप अपना पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन पॉलिटिकल गेम खेलने वाली बात के ऊपर ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं, आपको क्रेडिट लेना है तो आप खुद ही क्रेडिट ले लीजिए, और महिलाओं के हक की यहां पर बात है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस सब के बीच में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को विपक्ष नॉर्थ और साउथ के राज्यों में भेदभाव करने को लेकर बता रहा है। दावा किया जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें तय की जा रही हैं, तो उसमें केंद्रीय सियासत में दक्षिण के राज्यों का प्रभाव कमजोर होने वाला है, जबकि जो जनसंख्या है उसके बढ़ने की वजह से उत्तर के राज्यों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। ऐसे में अब आपके लिए सीटों के नंबर से ज्यादा ये समझना जरूरी है कि इस दावे में आखिरकार कितना दम है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे। जो मौजूदा हालात की तुलना में प्रस्तावित सीटें अगर संसद में होती है तो राज्यों पर क्या प्रभाव और असर पड़ने वाला है। तो देखिए, मौजूदा स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मौजूदा सीटें जो 80 है, प्रस्तावित कितनी हो जाएंगी? 120 हो जाएंगी इसके बाद। और ऐसे में मौजूदा स्थिति के अनुसार जो परसेंटेज है, यानी कि 80 सीटें जो कि 543 लोकसभा सीटों में से आती हैं, वो 14.7% है। अगर प्रस्तावित होगा तो 120 सीटें 80 बढ़कर 120 हो जाएंगी, और लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर जब 850 हो जाएंगी यूपी की, तो 14.1% यहां पर परसेंटेज हो जाएगी, यानी कि परसेंटेज घट जाएगा उत्तर प्रदेश का। इसको जरा देखिए, समझिए। जो दावा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीटों को ज्यादा मिलेगा महत्व, वो घट जाने वाला है। अगर बिहार की बात करते हैं, 40 मौजूदा सीटें प्रस्तावित है, 60, 543 में से 40 सीटें बिहार से आती हैं लोकसभा की। और अगर इनको बढ़ा दिया जाता है, 60 कर दिया जाता है 40 सीटों को लोकसभा में, यानी कि टोटल सीटें 850 होती हैं, 60 सीटें बिहार की होती हैं, तो 7.05% हो जाएगा ये पूरा जो आंकड़ा है। तो ये बस बहुत थोड़ा सा बढ़ने वाला। आप देखिए 0.3 से 0.5। अगर बात मध्य प्रदेश की करते हैं, हिंदी बेल्ट की सीटों की बात करें, जिस पर खासतौर पर विपक्ष का फोकस है, 29 सीटें मौजूदा है, प्रस्तावित है 44। और उल्टा मध्य प्रदेश का भी जो डेटा है, परसेंटेज है, वो कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि विपक्ष के दावों में कहीं से कहीं तक दम नजर नहीं आ रहा है। अगर 29 से 44 इन सीटों को कर दिया जाए तब 0.5% रहेगा। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। मौजूदा सीटें 48 है, प्रस्तावित सीटें महाराष्ट्र के लिए हैं 72। और अगर इनको बढ़ा दिया जाता है, 48 से 72 कर दिया जाता है, तो 8.4% ये हो जाएगा, यानी कि यहां पर भी ये डेटा घटता हुआ नजर आ रहा है। तो सोचिए, वो राज्य है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता विपक्ष की तरफ से जताया जा रहा है। बंगाल की बात करते हैं, मौजूदा सीटें 42, प्रस्तावित सीटें हैं 63 बंगाल की। और ये डेटा यहां पर ये भी घटता हुआ डेटा है, 7.7% से 7.4% ये डेटा नीचे आ जाएगा। तो इसके अलावा अगर बात हम अगले राज्य की कर लें, साउथ के राज्यों को लेकर देखिए सबसे ज्यादा मतभेद नजर आ रहे हैं। तो केरल की बात करें, मौजूदा सीटें हैं 20, प्रस्तावित सीटें हो जाएंगी 30। तो केरल के लिए, साउथ के लिए कहा जा रहा है कि उनका जो आंकड़ा है वो घट जाएगा, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन कम है। ऐसे में यह 3.6 से 3.5% ही केवल डेटा होता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है। तमिलनाडु में मौजूदा सीटें 39 और प्रस्तावित सीटें हो जाएंगी 59। और इस बीच 7.1% से घटकर 6.9% हो जाएगा। लेकिन बहुत ही मामूली सा इसमें अंतर है। और उसके बाद अगर और राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, मौजूदा सीटें 25 हैं, प्रस्तावित सीटें इसके लिए 38 हैं। और इस बीच 4.6 से 4.4% ही ये घटता
हुआ नजर आएगा। और इतना ही लगभग जो फर्क है वो नॉर्थ की सीटों में भी नजर आ रहा है कई जगहों पर। तेलंगाना में मौजूदा सीटें 17 हैं, प्रस्तावित सीटें यहाँ पर 31 हैं। अगर परिसीमन होने के बाद सीटें बढ़ाई जाती हैं तो 3.1 से ये बढ़ जाएगा, उल्टा बढ़ के ये 3.6% कुल मिलाकर हो जाएगा आंकड़ा। और इसके अलावा कर्नाटक की बात हम करते हैं तो मौजूदा सीटें 28 हैं, प्रस्तावित सीटें 42 है, 543 में 28 फिलहाल वहां से सांसद चुनकर आते हैं। और 5.1% से घटकर ये 4.9% प्रस्तावित तौर पर हो जाएगा अगर सीटें बढ़ा दी जाती हैं तो। ये अलग अलग राज्यों की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं, मौजूदा स्थिति बता रहे हैं और साथ ही साथ परिसीमन के बाद क्या स्थिति इन राज्यों की होगी ये हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया। आरती टिक्कू का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आरती टिक्कू जी, फिलहाल जो विपक्ष दावे कर रहा है अगर आंकड़ों के लिहाज से उनको समझा जाए तो ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही मामूली सा फर्क है और ये हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को दिखाया भी है। देखिए, आपने जो ग्राफिक्स के द्वारा दिखाया गया है वो लॉजिकल लग रहा है, रैशनल लग रहा है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के उस पे बेस पे कह रही हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई नए सेंसस के बिना, वो एक सिटीजन, एक सब्जेक्ट जम्मू कश्मीर के होने के नाते मुझे वो गलत लगा, क्योंकि उसमें कई सारी महिलाएं, जिनको आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में इसी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम लिया 370 हटा के, लेकिन उससे पहले जो कानून थे जिसकी वजह से महिलाएं जो अपनी स्टेट से बाहर शादी करती थी उनके बच्चों के राइट्स, अधिकार नहीं थे। इसीलिए हमारी फैमिली ने इनफैक्ट डीलिमिटेशन कमीशन को एक अर्जी दी। जब डीलिमिटेशन कमीशन के बाद सीट्स बढ़ाई गई कुछ जम्मू में, एक आधा कश्मीर में जी, उसके बाद भी जो बहुत डिस्क्रिपेंसीज थी जिसमें आपकी चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं, आपकी चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं और ये इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। इससे हर कोई इत्तेफाक रखता है कि जो भी आपके मन में शंकाएं, देखिए गृह मंत्री ने भी कहा कि मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि केजी के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। राखी राठौर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपका माइक शायद म्यूट है, राखी जी बोलिए जरा। जी श्वेता, आवाज मिल रही है मुझे। ठीक है राखी राठौर जी, आपने सुना कि विपक्ष की चिंताएं ये है कि जानबूझकर क्रेडिट लेने की बात है। जब परिसीमन किया जाएगा तो उसके बाद खासतौर पर जो हिंदी भाषी बेल्ट है, जो कि बीजेपी शासित राज्य, एनडीए शासित राज्य है, वहां का प्रतिनिधित्व सदन के अंदर बढ़ जाएगा। इसके अलावा उनका सवाल ये भी है कि भाई 2011 के जनगणना के हिसाब से ही क्यों, जनगणना पहले कराइए, उसके बाद परिसीमन कराइए और तब आप कीजिए, तो हम तो आपके साथ हैं महिला आरक्षण बिल में। लेकिन सवाल सबसे अहम है कि भाई इतना लंबा इंतजार तो हम पहले कर चुके हैं, आधी आबादी कर चुकी है, अब और कितना लंबा इंतजार, क्या कहेंगी आप विपक्ष को? श्वेता, मुझे लगता है माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छे से लोकसभा में इस बात को समझाया था। सबसे पहले मैं परिसीमन पर आती हूँ। सबसे पहले मैं परिसीमन की बात करना चाहूंगी। परिसीमन की अगर मैं बात करूं तो परिसीमन जनसंख्या के आधार पर नहीं हो रहा। परिसीमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने 50% हर इसके अंदर, हर स्टेट के अंदर बढ़ा दिया है, तो उसमें जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है। सेंसस आने के बाद में जो ये भागीदारी की बात कर रहे हैं, हमेशा प्रोविजंस इंप्रूवमेंट के रहते हैं। संशोधन हमने संविधान में भी बहुत सारे कर दिए, तो संविधान संशोधन का हमेशा से ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन अभी भी सबके सामने है। लेकिन अभी सिर्फ 50% वाला जो आपने क्राइटेरिया बताया है उसके आधार पर जो हो रहा है काम, उसको करने देना चाहिए। उसमें ना तो सेंसस की कहीं बात आती है, ना जनगणना की कहीं बात आती है। तो पहली बात होगी डीलिमिटेशन की, जिसकी आप प्रोसेस जो है वो बिना किसी जनसंख्या के आधार के सिर्फ और सिर्फ 50% हर राज्य के अंदर बढ़ा करके देना है। इसके अलावा महिलाओं को 29 के अंदर ये लागू हो जाए, सीटों की संख्या बढ़ा करके, जिससे दक्षिण का पार्टिसिपेशन भी पूरी तरह से रहे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत अच्छे से इस बात को समझा दिया गया है कि ना तो दक्षिण का जो पार्टिसिपेशन है वो कम होगा और ना ही ऐसा होगा कि कहीं पर संख्या जो है वो कम और ज्यादा हो जाएगी। हर एक स्टेट का आपने बताया कि पार्टिसिपेशन, मैं तो कहूंगी आपने आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन लगातार हर एक सवाल का बारीकी के साथ में जवाब देते हुए सुने गए थे। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया था पूरे बिल को लेकर, महिलाओं को लेकर? एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको और इसको रोका गया।
हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। जैदी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी। अंबर जैदी, आपने सुना प्रधानमंत्री को इफ बट लगा करके बस विपक्ष की कोशिश ये है कि किसी तरह से बिल को अटकाया जाए, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी ये हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि जनता और नारी शक्ति देश की देख रही है कि भाई हम नारियों के आरक्षण के खिलाफ हैं। ऐसे में इसमें टेक्निकल पहलू लगा करके इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए बिल्कुल श्वेता, आपने बहुत बड़े सवाल यहाँ पर उठाया, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर रिएक्ट कर रहा है उसको बहुत सिंप्लीफाई करके यहाँ पर रखा है। आप देखें हिस्टोरिकली, आप देखें जब भी महिलाओं से रिलेटेड कोई भी बिल आता है तो संसद की कार्रवाई रोक दी जाती है, प्रति को फाड़ दिया जाता है, कार्रवाई छोड़कर बाहर निकल दिया जाता है। यहाँ पर बात है 3 तलाक वाला मसला, सबको याद होगा कि कितनी बार क्या कुछ हमने सदन में होते नहीं देखा उस बिल के विरोध में। वहां पर उनको बहुत सारे बहाने थे, लेकिन यहाँ पर जब हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल की बात करते हैं तो ये सभी भारत की महिलाओं की बात है। तो यहाँ पर विरोध करने के लिए इनके पास एक तो इतनी हिम्मत नहीं है, और क्या कह के ये विरोध करेंगे कि हम नारी शक्ति को हम संसद में बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, ये कोई एहसान नहीं है, ये राइट टू इक्वालिटी हर महिला का अधिकार है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने इसको पास तो करा दिया, अब कोई ना कोई बहाना निकालकर आप इसमें रोक लगाना चाहते हैं, क्योंकि क्रेडिट भी आपको और यही कारण है कि टेक्निकलिटी की आड़ में कहीं ना कहीं विरोध लगातार जारी है। डॉक्टर निमि रस्तोगी, प्रवक्ता आपसे हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। डॉक्टर निमि, विपक्ष भी जानता है कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाएं ही ये तय करती हैं ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाला। यही कारण है कि महिलाओं को निराश तो आप कर नहीं सकते, लेकिन क्या आप नहीं ये मानती कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा राज्यसभा तक बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए आरक्षण एक पहली सीढ़ी हो सकती है? एब्सोल्युटली श्वेता, सबसे पहले तो मोदी जी की बात का जवाब कि नहीं, हमें चाहिए आरक्षण, हमें चाहिए और अब से चाहिए, लेकिन विपक्ष का रोल ही चेक्स एंड बैलेंसेस का होता है। तो वो जो ग्रॉसली टेक्निकल फ्लॉज की बात कर रहे हैं, अभी अगर आप टेक्निकल फ्लॉ ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये असरदार बिल नहीं रहेगा, ये बहुत फ्लॉड बिल रह जाएगा। तो प्लीज इस स्टेज पर सारे आप अपनी सबका रिप्रेजेंटेशन, सारे वर्गों का फेयर रिप्रेजेंटेशन इसमें कर लीजिए। थोड़ी सी आपको जहमत होगी, लेकिन एक ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है तो आप इसमें विपक्ष के रोल को नकार नहीं सकते। हमारा राइट है हम आपको बताएं कि कहां आप गलत जा रहे हैं। कौन नकार रहा है? सरकार की तरफ से तो देखिए चिट्ठियां लिखी जा रही हैं सभी पार्टियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो जाके मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई मान जाओ, भले ही क्रेडिट खुद ले लो। राखी राठौर जी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बिना विपक्ष के सहयोग के एनडीए के लिए बहुत ही मुश्किल है इस दिशा में आगे बढ़ना। आपको क्या लगता है कल जो तेवर आपको विपक्ष के नेताओं के नजर आए सदन के अंदर, क्या होगा आगे? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय नारियों के लिए, मतलब महिलाओं की बात है, मैं पार्टी से आगे बढ़कर के ये बात करूंगी, क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं को नहीं मिलेगा, हर पार्टी की महिलाओं को आगे आकर के नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। तो सबको मिलकर के, और आज का दिन ऐतिहासिक होगा, सबकी नजरें जो है वो आज लोकसभा में होंगी, जब उस समय वोटिंग का टाइम आएगा, तो देखेंगे कि कौन कौन हमारे पक्ष में वोट कर रहा है और विपक्ष में। आज की वोटिंग जो है वो सिर्फ महिलाओं के पक्ष और महिलाओं के विपक्ष की बात होगी। मैं तो समझती हूँ कोई पार्टी बीच में नहीं आती, क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए, लगातार बदलाव होते हैं जब पॉलिसीज बनती है, लेकिन पॉलिसीज को आगे आने दीजिए, एक कदम तो हमें बढ़ने दीजिए।
अगर हम एक कदम बढ़ेंगे तो आगे भी जाकर के जो इसमें संशोधन चाहिए या इसमें जो आपको इम्प्रूवमेंट करना है, समय समय पे वो इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 30 साल से इसको अटकाया है, हर बार टेक्निकल ग्राउंड्स पर आकर के इसको अटकाया, और आज कोई टेक्निकल ग्राउंड नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से ये डिलिमिटेशन हो नहीं रहा है, इसलिए साउथ के स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन पूरा रहेगा। संख्या सबसे अच्छी बात है, विन विन पोजीशन काइंड ऑफ स्टफ की जो अभी संख्या है उतने के उतने मेल मेंबर्स भी आ पाएंगे, यानी पुरुषों के साथ भी उनका भी सहयोग रहेगा, और साथ में बड़ी बात कह रही हैं आप कि आगे भी संशोधन हो सकते हैं। बहरहाल जरूरी है कि इसे समय पर लागू किया जाए। और जब हम बढ़ते भारत उभरते भारत की बात करते हैं, 2047 का लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो उसमें महिलाओं को साथ में लेकर चलना, उनकी भागीदारी को आगे ज्यादा बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।